बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी और हमारे नुमाइंदा खुसूसी हसन रज़ा साहब। शामी साहब, सानह मरी 15 अफसरान गफलत के मरतकब करार पाए हैं। जो सरकार ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी, उस तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज CM पंजाब को पेश की गई। ख़ुद उन्होंने मीडिया के सामने आके इस तहकीकाती कमेटी का खुलासा बयान किया। उन्होंने अपनी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए देखते हैं। 2 रावलपिंडी, एक्सियन हाईवे रावलपिंडी और SDO हाईवे मैकेनिकल मरी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स मरी, इंचार्ज मरी रेस्क्यू 1122, डायरेक्टर PDMA पंजाब, इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। मैं कौम से सानह मरी की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था और मैं हालात का जायज़ा लेने के लिए ख़ुद भी वहाँ गया और मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। ये उनकी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है। अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से में वो ये बताते हैं कि इसमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी, असिस्टेंट कमिश्नर मरी, CPO और दीगर जो इंतज़ामी अहदेदारान वहाँ मौजूद थे, पिंडी और मरी को जो डील करते थे, उनको भी ओहदों से हटाया गया है और उनको वापस अपनी सर्विसेज में रिपोर्ट करने का कहा गया है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि ये अफसरान हैं कौन, और जिस रोज़ ये सानिया पेश आया जब 22 अफराद जाँ बहक हुए ठिठर कर बेचारों मददगार, तो उस रोज़ इन अफसरान की ज़िम्मेदारियाँ थीं क्या, और क्या कहाँ इन्होंने गफलत की, और क्या सिर्फ ये अफसरान ही शामी साहब गफलत के मरतकब हैं? देखिए, ये रिपोर्ट जो है जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर मालूम होगा ना किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी थी और उसने उसको अदा नहीं किया। जाहिर है कि अब ये तो हो नहीं सकता कि अगर एक सानिया हो तो आप आंखें बंद करके तो हर तरफ डंडा नहीं घुमा सकते ना। तो एक बात जो है, अगरचे बहुत ही अफसोसनाक सानिया था और अब भी जब उसका जिक्र आता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल गम से भर जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम अलमिया ऐसे हुए होंगे जिनकी इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ इंक्वायरी की गई हो और फिर कार्रवाई कर दी गई हो। यानी ये एक अच्छा कदम है कि इंतज़ामी सतह पर कमेटी कायम की गई, उसने अपनी सिफारिशात पेश की और उसने ज़िम्मेदारों का तयन किया और आज वज़ीर आला पंजाब ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी इंज़बाती। अब उसके बाद फिर फ़र्दन जब उनको चार्जशीट किया जाएगा तो फिर वो अपना महकमाना कार्रवाई जो है वो भुगतेंगे। चलिए, ये तो एक मुस्बत पहलू है। एक ये बात तो मुस्बत। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हम किस तरीके से अपना इंतज़ाम चला रहे हैं। देखिए, ये जो सानिया है इसकी बारे में एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। नहीं, रावलपिंडी बेंच जो है, एक दरख्वास्त जो है जो लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच है, वहाँ कई दरख्वास्त उसमें ज़ेर समात है। हाँ जी, नहीं, कई दरख्वास्तें भी हो सकती हैं लेकिन बेंच तो एक है ना जिस समात कर रहा है। उसके साथ फिर हुकूमत ने कमेटी भी कायम की थी, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। तो ये एक इस पर कुछ हमारे जो हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को, हमारी आला अदलिया को भी गौर करना चाहिए कि किस तरीके से यानी अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़नी चाहिए। क्या बैक वक्त मुख्तलिफ अदालतों में आप समात शुरू कर दें और फिर इंतज़ामिया भी अपने तौर पर काम कर रही हो, तो ये कोई खासा इसमें मामला जो है उलझने का खदशा होता है बाद औक़ात। वहाँ पे तो जो रावलपिंडी बेंच के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम है। वो भी रिमार्क्स ही तो अहम होते हैं। हमारे फरमा रहे हैं कि सब ने यहाँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और ये मुसल्लह अफवाज का काम नहीं है कि वो ट्रैफिक का निज़ाम। भाई मेरे, ये तो रिमार्क्स किसी भी मामले में आप दे दीजिए ना, रिमार्क्स तो हमारी आला अदालतें जो हैं रिमार्क्स देती हैं, वो सुर्खियाँ बनती हैं, वो तो एक अलग चीज़ है ना, उस पर तो हम कुछ अर्ज़ कर नहीं सकते, दिल तो हमारा उस पर भी कुड़ता है। बात यह है कि हमें तह तक पहुंचना होता है ना, तो अगर तह तक पहुंचना है, अगर 3 इंक्वायरीज चल रही होंगी या 3 समातें हो रही होंगी
तो फिर कन्फ्यूजन तो पैदा होगा ना। इसका कुछ अजाला होना चाहिए, अदालती सतह पर हो या इंतजामी सतह पर हो, कोई गौर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आप जी की जो रिपोर्ट आई है तो हसन रजा हमारे पास है, उनके पास तफसीलात भी हैं, उससे पहले वो बताएं जरा। दो चीज़ें और अहम है। एक तो हसन, क्या ये बात दुरुस्त है कि इसका ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका था और इसमें ताख़ीर हुई? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जब इंक्वायरी शुरू की गई, शामी साहब, जब इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जा रही थी तो एक तजवीज़ ये आई थी कि साबिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को या रिटायर्ड जज को या रिटायर्ड फौजी को इस कमेटी का सरबराह बनाया जाए। उसमें यह कहा गया था कि इसमें शामिल ना किया जाए क्योंकि हमने तो अपनी मकसद की रिपोर्ट लेनी है, अगर ज़्यादा सख्त हुई तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस अफसरों ने कहा था, और आपका शुबा है ये जी, या इत्तलात? इत्तलात हैं और बाकायदा मुसद्दका इत्तलात हैं। हाँ ठीक है। अब 2 चीजें, अपने ही लोगों के खिलाफ कितनी कुछ सख्त रिटायर्ड अफसर जो है ना, वो मेरिट पे जरा करेंगे। वो तो फिर मेरिट क्या, नासिर खान दुरानी आप देखें, वो वो तो बड़ा मेरिट पे बात करते थे। इसी तरह चलिए जी, अब इसमें जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, पहली बात तो ये है कि जितने भी हसानियात या हादसात हुए हैं वहाँ के जहाँ के भी केसेस निकाल लिए जाए, वहाँ पे मुबैना तौर पे सफारशी ऑफिसर्स ही तैनात निकले हैं। कमिश्नर यहाँ के गुलजार साहब, उनको लगवाया था शहजाद अकबर साहब ने मुबैना तौर पर। डिप्टी कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर के PSO रह चुके हैं, फैसलाबाद से इनको नाकस कारकर्दगी पर हटाया, उनको रावलपिंडी तैनात कर दिया। AC मरी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन टू CM मरियम खान के AC ओकारा रह चुके हैं, उनको उनकी सी मुबैना सिफारिश पर लगाया गया। सारे सिफारिशी अफराद हैं जिनको हटाया गया, और इनमें से 2 अफराद ऐसे हैं जिनको पहले भी हटाया गया। कमिश्नर गुजरावाला गुलजार थे, इनको हटाया गया था इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर। वहां पे जब रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन, ये वही गुलजार साहब तो नहीं है जो रिंग रोड वाले मामले में जिससे आपकी बात हुई थी, हमारी भी बात करने की हमने कोशिश की कुछ थी। पूछा था कि ये जुमला ये रिपोर्ट में आपने लिखा है, तो उन्होंने कहा लिखा है, कहां पर लिखा है। अब आ जाए इस रिपोर्ट, बड़े हीरे अफसर हैं, बड़े हीरे अफसर। अब इसकी रिपोर्ट शामी साहब 3 दफ़ा तब्दील की गई है, जो मेरे ज़राए ये दावा करते हैं कि कल इस पर इजलास हुआ था 11:30 से 11:45 के करीब, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जफर नसरुल्ला, उनके पास सेक्रेटरी हाउसिंग का एडिशनल चार्ज कई माह से चल रहा है, वो चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो सीनियर मोस्ट है पंजाब में। चीफ सेक्रेटरी उनके जूनियर भी हैं। वजीर कौन है हाउसिंग का आजकल? सरदार आसिफ नकवी। आसिफ नहीं, हाउसिंग का वजीर तो वो असद साहब है। जी, असद साहब है। असद खोखर साहब। पहले तो हमारे उनके पास कलमदान वैसे पहले कोई नहीं था, अब मेरे ख्याल में मिला होगा। अब ये हमारे मियां महमूदुर रशीद थे ना एक ज़माने में, लेकिन अब वो बल्दियात को देख, वो बल्दियात को देख। जी अच्छा सर। अच्छा, अब उसमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे जो कमेटी के मेंबरान भी थे उनसे भी बातचीत हुई। वो ये दावा करते हैं कि शायद पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट CM ऑफिस की जो जुम्मेदारियां बनती थी उनको सेपरेट कर दिया गया है। ठीक, इसलिए इन 15 ऑफिसर्स की जुम्मेदारियां लगाई गई हैं, जबकि इसमें मजीद जो जुम्मेदारान बनते थे उनको कमेटी से निकाल दिया गया है। एक ऑफिसर ये दावा करते हैं कि अगर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए तो इसमें बहुत खौफनाक पहलू भी सामने आएंगे, और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अपोजिशन ने भी यही मुतालबा किया था कि हुकूमत खुद हुकूमत के खिलाफ क्या इंक्वायरी करेगी, इसके लिए एक आज़ाद जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, वो इसकी इंक्वायरी करे आगे। अब इसमें मगर सवाल ये, जो इंक्वायरी हुई है, जो रिपोर्ट हुई है, वो तो बताइए ना, देखिएगा। देखें, उसके हवाले से हमने रिपोर्ट लेने की बहुत मुतअद्दिद दफा कोशिश की, लेकिन वो सामने नहीं आ सकी। अभी डिटेल आपके पास नहीं है, लेकिन डिटेल जो हमारे पास है गैर मुसद्दका ज़राए से, वो ये दावा करते हैं। मुसद्दका ज़रा ये है कि जो कमेटी के मेंबरान थे, खुद कमेटी में लिखने वाले, जो रिपोर्ट करने वाले थे, वो ये दावा करते हैं कि हमने जब स्टैंड लिया 2 मेंबरान ने कि इसमें फलां फलां ऑफिसर्स होने चाहिए, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, CTO और CPO, ASP, उनके खिलाफ उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम ये चैप्टर रहने देते हैं, बाकी को वो गोल कर गए इंक्वायरी कमेटी से। और वो ये दावा करते हैं कि इतनी गफलत का मुजाहरा किया गया, तमाम तर अहकामात और इनके पास पहले से इंटीमेशन होने के बावजूद ये एक्शन लेने से गुरेज करते रहे। नहीं, पहले तो देखे ना, जो रिपोर्ट है उस पे तो आ जाए ना। रिपोर्ट में तो सिर्फ 15 अफसरान का जिक्र किया गया ना, उन्होंने यही कहा है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपकी जो आप कहते हैं कि ये तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी, आपका दिल ये चाहता है। दिल नहीं चाहता, उनसे पूछें जिनके 22 मरे हैं ठिठर के। अब आप देखें, नहीं वो उसकी वजह ये क्या हम ये कह दें कि सर ये 15 लोग हैं जो जी आपकी मौत के जिम्मेदार हैं। एक बात ये बताइए ना कि आप ये इंक्वायरी होगी तो उसके बाद जिम्मेदारी का तयन होगा। 15 ये तो नहीं हो सकता कि 22 आदमी क्योंकि जहाँ बहक हुए हैं तो 22 आदमी हुई को उसकी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर।
कोई हर चीज का रैशनल है ना। ये अर्ज नहीं मैं कर रहा सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि 15 अफराद को ही गफलत का मुर्तकब करार दिया गया है। ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल लिया गया, ना कोई जवाब दिया गया, एक मुख्तसर सा एलामिया पढ़ के सुनाया गया है। नहीं मालूम इस रिपोर्ट के अंदर मजीद क्या लिखा है, रिपोर्ट की कंपाइल कैसे हुई, उसकी बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं की गई, अभी तक जारी नहीं की गई, जो कि उनको करना बनती थी। तो जारी होगी या नहीं होगी अभी तक तो वो जारी करने को तैयार इसलिए कोशिश कर रहा हूं ना, जारी रिपोर्ट जारी नंबर बन जा रहा है खावर साहब का। आप रिपोर्ट जो है ना उसके ऊपर रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं ना। मैं वो बात कर रहा हूं जो रिपोर्ट के अंदर मंदरजात हैं और रिपोर्ट की तैयारी में 15 पसे पर्दे हकाइक सामने आए, 15 अफराद पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना, कर दी गई चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उनको हटा दिया गया, कईयों को मुअत्तल कर दिया गया। अब आगे चलें। नहीं, अगला सवाल मेरे उसका जवाब आप देना अपने तजुर्बे की रोशनी में। क्या ये इंतजामी अफसरान ही जिम्मेदार हैं इस वाक़े? कौन से और कौन अदालती अफसरान जिम्मेदार हैं? नहीं, और कोई नहीं होता। कौन मसला? इनको कौन, इनकी किन किताबें हैं? हम आखिर चाहते क्या है? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे मेरा भी कोई यार, मैंने भी आखिर जिंदगी भर इसी झाक मारी है, इसी प्रोफेशन में, इसीलिए सवाल। तो क्या मतलब है, आप चाहते क्या है? मैं सिर्फ सवाल आपकी खिदमत। अब अगर हम यहाँ कोई नामुनासिब गुफ्तगू कर दें तो कार्रवाई हमारे ऊपर ही होगी ना। नहीं हो सकती। ठीक कह रहे हैं आमिर सईद अब्बासी साहब। यानी कार्रवाई देखे ना, या तो हम रिपोर्ट हमारे सामने होती, हम उसको एक एक लफ्ज उसको चीर फाड़ करके कहते। आपके सवालों का जवाब आ गया। तो बुनियादी बात तो ये, मेरे सवालों का जवाब तो ये है कि एक जो इंक्वायरी हुई है उसके तहत जो कार्रवाई हुई है हम उसकी बात करें, और जो झोल रह गया है उसकी निशानदेही कर दें। करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो रिपोर्ट हमारे पास है नहीं, तो झोल की निशानदेही कैसे करेंगे? हसन खावर साहब के जरिए कर लेते हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये रिपोर्ट आपने पब्लिक कर दी है या जो ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब ने किया उसी हद तक महदूद रहेगी? पहले तो ये बता दें। जी जामी साहब, बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की कमिटमेंट है। पहली बात यह है कि उन्होंने कौम से वादा किया था वो पूरा किया, किसी किस्म का कोई डिले नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये रिपोर्ट लोगों के सामने रखेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी तो कमिटमेंट ही ट्रांसपेरेंसी के साथ है, हमारा तो वादा ये था। तो ये कि कौम को जवाब कर रहे हैं इसे पब्लिक? सर, हम साथ ही पब्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल। ये उसके साथ ही रिलीज हो रही है रिपोर्ट अभी, क्योंकि ये मीटिंग खत्म हुई है थोड़ी देर पहले। साथ ही वज़ीर आला ने लाइव टीवी पे आकर आपको बताया है कि कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, और अब रिपोर्ट भी पब्लिक की जा रही है, और जो भी उसके पहलू हैं तमाम पहलुओं से इस मामले का जायजा लिया गया है, और इसमें जो लोग जिम्मेदारान थे किसी हवाले से भी उनके खिलाफ आपको उन्होंने बता दिया कि क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी मैं समझता हूँ ये बहुत जामे रिपोर्ट है। इसमें यह भी बताया गया है कि क्या लैप्सेस हुए हैं, और ये भी क्या लैप्सेस हुए हैं? हसन साहब, आपने तो पढ़ रखी होगी रिपोर्ट, क्या लैप्सेस? जी, मैंने बिल्कुल पढ़ी है जी। बुनियादी तौर पे देखिए 5 ऐसी चीजें हैं, बड़े लैप्सेस जो हुए हैं। जी फरमाइए। एक तो ये है उसके अंदर, नंबर 1 बात कि जो वहां की इंतजामिया थी वो रिस्क असेसमेंट सही तरह नहीं कर सकी, और जो उनका अंदाजा था भी उसको उन्होंने प्रॉपरली सब लोगों को, मुतल्लिका इदारों को, क्वार्टर्स तक ये बात नहीं पहुंचाई प्रॉपरली। नंबर 1। नंबर 2 है कि जो तहसील, जिला और डिवीजन की सतह पे लीडरशिप का फुकदान नजर आया, और वहां पे प्लानिंग उनकी जो थी, जिला इंतजामिया की प्लानिंग थी, लेकिन उसके पे जो अमल दरामद था उसके अंदर कुछ झोल रह गए थे। तीसरा ये है कि जिले के लेवल के ऊपर जो एक कंट्रोल रूम तमाम एजेंसियों का होना चाहिए था, बेलातादाद मीटिंग हुई। जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें कई मीटिंग्स का जिक्र है जो एसी ने की, फिर डीसी ने एक मीटिंग की, उसके अंदर कई चीजें एग्री हुई, तमाम लोगों की जिम्मेदारी लगी। लेकिन मौके के ऊपर जो हमारे अफसरान थे उन्होंने वहां जाकर ये नहीं देखा कि तमाम लोग क्या अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं। पहुंच गए थे वो शाम को, और फिर ये बात थी कि वहां पर जिस वक्त ये सारा काम हो रहा था और रात को ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश हो रही थी, तो वहां पर जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन थी वो वीक थी, जो इंतजामिया का काम था। और आखिरी चीज ये है कि जो प्लान बना हुआ था वो जो बर्फ को रिमूव करने वाली मशीनरी का, कि जहां जहां खड़ी करनी थी, शवाहिद ये मिले हैं कि वहां पर वो खड़ी नहीं पाई गई। जो लोगों से बात हुई, जो एविडेंस आया, वो ये देखा गया। तो ये 5-6 बड़े लैप्सेस हैं। ये आखिरी नुक्ते को जरा वाज़ेह कर दें हसन साहब कि मशीनरी खड़ी थी, अमला गायब था, या मशीनरी भी मौजूद नहीं थी और अमला भी नहीं था? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो चीज आपको मशीनरी के अंदर नजर आएगी ना, वही आपको पूरे मसले में नजर आएगी कि SOP बनी हुई थी, प्लान था, ये भी पता था कि मशीनरी कहाँ कहाँ खड़ी करनी है। जो अफसरान है उनका मौकफ था कि जी मशीनरी खड़ी भी हुई थी,
लेकिन जब लोगों से बात की तो इंक्वायरी कमेटी को ये लगता है कि कुछ जगह पे मशीनरी नहीं थी उस जगह पे, और जहां थी वहां पर ये भी शवाहिद नहीं मिले कि क्या उनको पेट्रोल डीजल वगैरह जो था उन्होंने मौके से लिया कि नहीं लिया, क्या ड्राइवरों के नाम ड्यूटी रोस्टर में लिखे हुए थे, ये चीजें उनको नहीं मिली। जिस वजह से इंक्वायरी कमेटी का ये ख्याल है कि एसओपी प्लानिंग की हद तक सारा काम था, लेकिन मौके पे जो अमल दरामद थी उसमें कमजोरी थी। तो हसन साहब ये बताएं कि जिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी होगी? जी शामी साहब, देखिए उसमें दो तरह के अफसरान हैं, कुछ वफाकी हुकूमत के अफसरान हैं और कुछ सूबाई हुकूमत के अफसरान हैं। जो वफाकी हुकूमत के अफसरान हैं उनको सरेंडर कर दिया गया है वफाकी हुकूमत को, और उनको रिकमेंडेशन दी गई है सस्पेंशन की, और उनके खिलाफ जो END के रूल्स जो कार्रवाई है। अच्छा देखिए, सरकारी अफसर के खिलाफ पहली जो इंक्वायरी होती है वो हमेशा इंतजामी इंक्वायरी होती है, और फिर उसके तहत जो है मजीद कार्रवाई होती है। और जो सूबाई हुकूमत के अफसरान है उनको हमने खुद ये ऑलरेडी कर दिया है सरेंडर, और उनके खिलाफ भी जो इंतबाती कार्रवाई है उसका आगाज भी किया जा रहा है। और वज़ीर आला ने इस पे किसी किस्म की भी ताखीर उन्होंने कहा है कि ना हो, और ये फौरी तौर पर तो कल से इस कार्रवाई का आगाज। इंतबाती कार्रवाई क्या हो सकती है? कोई प्रमोशन रुक जाएगी, कोई इंक्रीमेंट रुक जाएगी, या कोई नहीं मिले, कुछ उन्हें तनज़्ज़ुल कर दिया तनज़्ज़ुली हो जाएगी, या सैक कर दिया जाएगा? क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स होते हैं इसके अंदर कई तरह की सजाएं तजवीज़ की जाती हैं। आपकी माइनर पेनल्टीज भी होती हैं, मेजर पेनल्टीज भी होती हैं, कुछ का जिक्र आपने किया, लेकिन ये थी इस मसले की इंक्वायरी, ये इन अफसरान की जाती इंक्वायरी नहीं थी। इसमें ये तयन कर दिया गया कि ये 15 लोग जो थे जिम्मेदार थे, अब इनके खिलाफ जब महकमाना कार्रवाई होगी तो उनकी जो पर्सनल लायबिलिटी है उसको बताया जाएगा, उनकी गफलत के लेवल का तयन किया जाएगा, और फिर वो जो इंक्वायरीज है वो बताएंगी कि इन पर माइनर या मेजर पेनल्टीज लगनी चाहिए या उससे मजीद कोई आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे हसन रजा साहब कह रहे हैं कि ये जो अफसर थे इनकी बड़ी तादाद वो थी जो सिफारिश पे लगाए गए थे, ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, और इनके खिलाफ पहले भी चार्जेस थे, तो ये फिर जो लगाने वाले हैं उनके बारे में भी कोई गौर खौज होगा? शामी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक है। ये तमाम अफसरान जो है ये सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव लगाते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगाते हैं, और इन तमाम अफसरों ने पहले अच्छी पोस्टिंग्स की है, वहां पे परफॉर्म किया है, और उसकी रोशनी में इनको ये लगाया गया था। लेकिन अगर आपके ख्याल में अगर कोई स्पेसिफिक बात है, मुझे जिन साहब का आपने नाम लिया कि कोई स्पेसिफिक चार्ज था किसी के खिलाफ, तो आप बताएं, मैं पता कर लूंगा। मेरे इल्म में नहीं है कि इनके खिलाफ कोई ऐसा चार्ज था और उनको फिर भी लगाया गया। ये बिल्कुल मेरिट पे था। हसन खावर साहब, ये फरमाइए, ये इससे हटके से जुड़ा एक और मौजू है, ये बताएं कि ये 3 बरस में 7 AC मरी क्यों तब्दील किए गए? देखिए बात यह है कि जी देखिए, मैं आपको ये बात बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि हम ट्रांसफर और पोस्टिंग को ऐसे लेते हैं। देखिए, जब किसी अफसर की जो परफॉर्मेंस है वो अगर वज़ीर आला के और उसके बाद जो हमारे सीनियर अफसरान हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनके मतलूबा मयार पे नहीं उतरेगी तो ये इस्तेहकाक है उनको हटाना। और मैं आपको बताऊं कि हमें पोस्टिंग ट्रांसफर से शाये अवे नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा काम नहीं करता हम उसको चाहे 200 दफा ट्रांसफर करें, हमें मतलूबा मयार की परफॉर्मेंस चाहिए। हमें हमारी कमिटमेंट किसी फर्द वाहिद के साथ नहीं है कि हमने एक अफसर को जरूर 3 साल बैठा के रखना है। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो 2 हफ्ते में भी जा सकता है। मगर हसन साहब, जो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी तो कुछ कम से कम वक्त होगा ना। उसने कोई हंडिया तो पकानी नहीं होती कि कौरमा पका के दिखाना है। तो जब अफसर कहीं लगेगा, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, उसको परफॉर्म करने का मौका भी तो मिलेगा। इसीलिए तो टेन्योर की बात होती है, और कि भाई टेन्योर एक मुकर्रर होना चाहिए, उससे पहले लोगों को नहीं हटाया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद इसके बड़े हामी थे। सर मैं अगर बसद एहतराम अगर मैं बात करूं शामी साहब, अगर हमारा जो डोमेस्टिक स्टाफ होता है ना, जो घरों में काम करता है, ठीक, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं उसको भी टेन्योर सिक्योरिटी दे दूं ना, अगर मैं अपने कुक को भी कहूं कि मैं तुम्हें 3 साल से पहले नहीं निकाल सकता, तो कल वो भी खाना पकाना छोड़ जाएगा। नहीं, उनको तो आप ना दे जी, उनको तो ना दे, लेकिन ये घरेलू स्टाफ तो नहीं ना, ये सरकारी अफसर जो हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म वो खानसामे और बहरे तो नहीं होते ना। मैं सर अर्ज करता हूँ सर, देखिए टेन्योर सिक्योरिटी जो है ना सर, कुछ जो आईनी पोजीशंस होती हैं उसके ऊपर बिल्कुल दी जाती है। इंतजामी अफसरों में कोशिश होनी चाहिए कि टेन्योर रीजनेबल हो,
लेकिन दुनिया में कहीं इंतजामी अफसरान को टेन्योर सिक्योरिटी नहीं दी जाती, क्योंकि एक तरफ वो जाहिर है उनको वक्त मिलता है, दूसरी तरफ वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, और हमें कंप्लेसेंसी नहीं चाहिए। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि कुछ महीने जरूर देखना चाहिए और उनको बिल्कुल देखते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं जिसके बारे में मजीद बात होने की जरूरत है कि वज़ीर आला ने अपने दफ्तर के नीचे एक स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट जो कायम किया हुआ है, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के, तमाम अथॉरिटीज के, तमाम कंपनियों के KPIs बने हुए हैं, और वज़ीर आला को उसकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स आती हैं जिसकी बुनियाद पे ये फैसले किए जाते हैं। और किसी वक्त बल्कि हम आपको उसका विजिट कराएंगे ताकि आपको पता चल दिखाएं आपको कि हम किस तरह डेटा। हसन साहब, गुजारिश ये है कि मरी में जब सयाहों का रश बढ़ता है या मौसमी सख्ती होती है, तो माजी में एक प्रैक्टिस हमने देखी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लेके सेक्रेटेरिएट तक और चीफ सेक्रेटरी तक जो ज़िम्मेदारान है उनको अपडेट किया जाता है कि ये चैलेंजेस या ये मौसमी सख्ती हो सकती है, और उसके मुताबिक फिर हिदायत जाती हैं और इंतजाम किए जाते हैं। क्या ये सिर्फ 15 लोगों की ही जिम्मेदारी थी कि सूरत हाल का सद्देबाब करें या तदारुक करें या एंटिसिपेट करें, या ये कुछ CM ऑफिस या CM सेक्रेटेरिएट या पंजाब जो लाहौर में भी किसी के कान पे कुछ जूं रिंग रही थी, या वो भी जिम्मेदार है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं और बड़े वसूख से बात बताऊं कि ये वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, पुलिस ID साहब को भी तमाम हदायत बता रही थी, तमाम अपडेट्स दे रही थी। ठीक, एक सवाल करना चाह रहा हूँ हसन खावर साहब से। जी करें। हसन खावर साहब, ये फरमाइएगा, जिस अभी आपने फरमाया है कि वज़ीर आला ऑफिस में एक मॉनिटरिंग यूनिट बनाया गया है, बिल्कुल मैं खुद देख कर आया हूँ वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर ने खुद वहाँ का विजिट करवाया, बिल्कुल बनाया गया है। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहले यही ये मॉनिटरिंग करता था, अब उसको क्यों बीच में से निकाला गया? नंबर 1। नंबर 2, यही गुलजार साहब कमिश्नर रावलपिंडी गुजरांवाला थे जब ये सियालकोट का इंसिडेंट हुआ, इलेक्शन था, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाने के अहकाम दिए थे, इनको हटाया था, क्यों दोबारा लगाया गया? जब इनकी जानिब से एक रिपोर्ट दी गई रिंग रोड स्कैंडल की, रावलपिंडी की, तो उस क्या अब इनकी परफॉर्मेंस पे सवालात उठते हैं, तो इनको मुअत्तल किया गया। तो उस वक्त जो रिपोर्ट आई थी रावलपिंडी रिंग रोड की, जो इन्होंने बनाई थी, क्या वो दुरुस्त करार पाएगी? तीसरी बात, क्या ये ऑफिसर जिनको जिम्मेदार लगाया गया है, इनका क्राइटेरिया क्या था? क्या कोई पैनल गया था? अच्छा, देखिए, बहुत आपने बजा सवाल किया है और मैं आपको बताऊं। देखिए, बात यह है कि जब आप किसी एक साने की इंक्वायरी करते हैं और किसी एक अफसर को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सारी जिंदगी में सिर्फ गलत फैसले किए हैं। इंसान जो होते हैं वो सही और गलत फैसलों का मुरक्कब होते हैं। आज मैं सही फैसला कर सकता हूँ, कल मेरे से गलती हो सकती है। आज मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, कल मेरे से गफलत हो सकती है। गवर्नमेंट का तरीका ये है, जजा और सजा का निजाम ये है कि जिस दिन मैं अच्छा फैसला करूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, रिकग्निशन मिले। जिस दिन मैं कोताही करूँ, मैं गफलत करूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। और आप एक फर्द वाहिद की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत का निजाम, लेकिन ये जिन साहब का जिक्र हसन रजा कर रहे हैं, वो तो एक से जायद बार मुबैना तौर पर गफलत के मुर्तकब करार पाए हैं। यही वजह है कि ओहदों से हटाए गए हैं। फिर क्यों उन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी दी थी? जिन लोगों ने उन्हें फिर बार बार एक सुराख से बार बार डसे जाने के बावजूद उन्हें अपॉइंट किया, वो जिम्मेदार नहीं है इस गफलत के? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आप उनको एक और चीज से जोड़े हैं। रिंग रोड का जो आपने मामला किया, रिंग रोड पे तो आके इन्होंने इंक्वायरी की थी और वो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई। आप अगर सवाल डस्का के हवाले से कर रहे हैं, वो भी तो मौके के ऊपर उसको फौरी तौर पे हटाया गया। उसके बाद देखा गया कि क्या इनका कोई किरदार था या नहीं था। जब नहीं लगा तो उसके बाद इनको आगे पोजीशन दे दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी, बात पूरी कर ले, मेरी ब्रेक भी आ गई है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी शख्स पे अगर एक दफा कोई इल्जाम लग भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सारी से निकल गया, उसके ये जवाबात नहीं दे पा रहे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मसला ये है कि जो 5 निकात हसन खावर साहब ने बयान की, उसमें एक आखिरी नुक्ता ये था कि क्या तमाम लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे थे इस मौके के दौरान जब ये सानिया पेश आया? इस पर शामी साहब की खिदमत में सवाल है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हम बात करें सानिया मरी की तहकीकाती रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें 15 अफसरान को गफलत का मुर्तकब करार दिया। हसन खावर साहब ने 5 बुनियादी कमियों और कोताहियों की निशानदेही की, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल रह गया जिस पर शामी साहब से हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी। शामी साहब, उन्होंने कहा क्या तमाम लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे थे, इसका तयन भी करना था।
क्या तमाम अफसरानी इलाकों में अपना किरदार अदा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? इसको मेक श्योर करना किसकी जिम्मेदारी थी? मगर एक बात आप जरा गौर करें, पहले एक गाड़ी जो है ना, हर पुर्जा उसका ठीक होता है। अगर एक छोटा सा कांटा भी टायर में चुभ जाए और वो पंचर हो जाए, गाड़ी चलने से इनकार कर देती है। एक छोटा सा पुर्जा भी टूट जाए अगर, या खराबी पैदा हो जाए, पूरी गाड़ी खड़ी हो जाती है। इस बात को, यानी अगर खराबी पैदा होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हर पुर्जे में खराबी पैदा हो गई है। कोई एक पुर्जा जो है उसकी खराबी भी पूरी गाड़ी को मुंजमद कर देती है। बात आपके दुरुस्त है, इसलिए ये हमें पहले एक बात तो समझनी चाहिए ना। अगर एक हादसा होता है या अलमिया होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आदमी उस शहर में रहता है वो उसका जिम्मेदार हो गया। बिल्कुल नहीं। मैं एक बात, मैं तो रिपोर्ट का अपना मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं कि क्या तमाम लोग पूरी इंतजामिया जो है, पूरी इंतजामिया, अब आपने बहुत, अगर खाना पकाने वाला नमक ज्यादा डाल दे खाने में, आप खाना नहीं खा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जो सप्लाई चेन है उसकी जिम्मेदार हो जाएगी। हमें पहले तो एक चीजों को फितरी अंदाज में लेना चाहिए, एक बात। रिपोर्ट का दूसरी बात ये, अगर एक शख्स जो है उसकी एक जगह उसकी गफलत होती है, तो मतलब ये नहीं है कि वो सारी जिंदगी यही काम करता रहा है। यानी एक आदमी से अगर एक गुनाह सरजद होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाहगार अजल से है। वो एक शायर का शेर है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब जिसको भी देखना हो 100 बार देखना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक आदमी में कई आदमी होते हैं। सही फरमा रहे हैं। हमें देखिए, इंतजामी मशीनरी को समझना चाहिए। हम जो इतना हंगामा बर्पा कर देते हैं, एक जो कसूर होता है ना, वो छोटे से दायरे में भी हो, सर, बड़ा सा हंगामा कर देता है। 22 बंदे ठिठर के मर जाएं, हंगामा ना बरपाओ। मगर किस तरह हुआ? क्या इसी तरह ना कि ओ भाई मेरे बात जिम्मेदार, किसकी गफलत है, ये सवाल है ना। आप एक बात सुन लेना। पहले तो वो अगर उनका वो खिड़की बंद ना होती, अगर वो गैस अंदर ना आती, अगर सिर्फ इतनी आगाही उनको दे दी जाती, किसने देनी थी? उनको खुद भी मालूम होता, कोई दूसरा भी बात तो सुने ना, कि भाई ये गैस जो है ये मोहलक हो सकती है, आप शीशे खोल दें, ये हादसा रोका जा सकता है। हम विक्टिम ब्लेमिंग करते रहेंगे? ऐसा नहीं है। आप चीजों को फितरी अंदाज में देखें। जिस तरह आप अननेचुरल अंदाज में देखेंगे, खुद भी सोबत में मुब्तला होंगे, पूरी दुनिया को उनके पास अगर होटल की जगह होती, गाड़ी में ना सोने पर मजबूर कौन सा जो लोग भाई, ये तो फिर एक बात से दूसरी बात जुड़ी होती है। हमसे गलतियां नहीं होती। आप कह रहे हैं कि हम 15 अफसरान मुर्तकिब हैं, ये काफी है, आसान इकदाम है। अलबत्ता जिन लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि ये तय करें कि क्या ये लोग अपना किरदार आसान तरीके से निभा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो किसी हर चीज की एक इंक्वायरी होगी और उसके तय तक जाना होगा। अच्छा, आमिर से इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी मशीनरी को खड़ा करके और फायरिंग स्क्वाड के सामने पेश कर मैंने कर ये तो हमें एक नेचुरल बात करनी चाहिए। हसन खावर साहब ने जो 5 झोल गिनवाए हैं, उनमें से आखिरी झोल ये था, क्या तमाम लोग अपना किरदार अदा कर रहे थे? हम गैर फितरी तौर पर जज्बात को मुश्तिल करते हैं और तवाजुन जो है उसको खो देते हैं। यहाँ तवाजुन कहाँ खोया? जब तहकीकात हो गई है, कार्रवाई हो गई है, अब रिपोर्ट देखें, उसके बाद उसमें पॉइंट वाइज गुफ्तगू कर लें। लेकिन ये सवाल ना उठाएं क्या कि क्या लोग अपना किरदार अदा कर रहे थे? क्यों उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोगों को तहकीक कर दिया जाए? आमिर सैयद अब्बासी साहब, उस रोज जिन 15 अफसरान की बात हो रही है जो गफलत के मुर्तकिब करार पाए, इनकी जिम्मेदारी थी क्या? जामी साहब, सबसे पहले तो क्योंकि मरी जो मौजूद थे अफसरान, उनमें असिस्टेंट कमिश्नर मरी थे, डीएसपी ट्रैफिक थे, इसके अलावा जो वहाँ पे एसपी जो हाईवे के थे पेट्रोलिंग के, इसके अलावा वहाँ पे 1122 के ऑफिसर थे। ये तमाम लोग मौजूद थे, जबकि जो आला अफसरान थे जिसमें डिप्टी कमिश्नर वो रावलपिंडी से ऑपरेट करते रहे। और बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा मसला, यहाँ पर हमारी अफसरान से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमें क्योंकि एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ये भी थी कि किसी सयाह को रोकना भी नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि एक हेल्दी एक्टिविटी है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वफाकी जो वजीर इत्तलात है उसकी तरफ से भी ये बयान था। तो कहते कि हमने जब ये बात
बात भी करने की कोशिश की कि सर यहाँ पे हमारी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही, तो हमें हदायत यही मिल रही थी ऊपर से कि आप मैनेज करें, चीजों को मैनेज करें, लोग इंजॉय कर रहे हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी है और प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि टूरिज्म के ऊपर उनका बहुत फोकस है तो किसी सयाह को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो फिर अफसरान ने उन चीजों को आगे चलाने की कोशिश बात आ गई ना। हाँ, जी बात पूरी कीजिए। और आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन जब तमाम निजाम रुक गया और जब ट्रैफिक जैम हो गई और जब वो जो प्लान था उसके ऊपर अमल नहीं हुआ तो उसके बाद फिर ये पूरा एक हादसा पेश आया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्योंकि मरी एक ऐसा स्टेशन है जिससे डायरेक्टली रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाती है और खुसूसी तौर के ऊपर तमाम जो कम्युनिकेशन है वो चीफ मिनिस्टर हाउस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होती है। इस हवाले से जो अफसरान है वो बताते हैं कि बाकायदा तौर पर तमाम तर सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बताया जाता रहा और ज्यादातर जो कम्युनिकेशन की वो व्हाट्सएप के ऊपर होती रही और ये सारी सूरत हाल से अपडेट किया जाता रहा चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी और जो आला हुकाम है उन तमाम को भी, होम डिपार्टमेंट को भी और तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं। लेकिन जो लोअर ऑफिसर थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और डीएसपी ट्रैफिक मरी थे, वो तकरीबन 48 घंटे वहां पर भाग दौड़ करते रहे और वो नजर भी आ रही थी, उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो बर्फ में भी खड़े रहे और उस हवाले से हमारे जितने भी दोस्तों ने वहां पे काम किया उन सबने बताया कि वो मौजूद रहे। लेकिन क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपने ट्रैफिक को नहीं रोकना, सयाहों को तकलीफ नहीं होने देनी और चला के रखना है ट्रैफिक को, जिसकी वजह से उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने सर ली और फिर चलाने की कोशिश की और जब वो आगे बहुत शुक्रिया हसन। क्या ये मैं ये समझने से कासिर हूं कि 1122 की क्या जिम्मेदारी आई? सर जी वहाँ पे फोन करते रहे 1122 पे कि यहाँ पे इमरजेंसी सहूलियत जब बर्फ जम गई। जी वहाँ पे कॉल्स गई हैं 15 से 20 की रिकॉर्डिंग आ गई है जिसमें वो जो है वो कहते रहे कि अब यहाँ पे हमें रेस्क्यू करें, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, ये हालात हैं, तबीयत खराब हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल रहा और जो वहाँ पे सियाह थे उनको कहानियों पे डालते रहे, हम देख रहे हैं अभी गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हसन खावर साहब ने भी कहा कि गाड़ी के दरवाजे चाहे बंद होते चाहे खुले होते, चाहे वो हीटर चलाते या ना चलाते, जिम्मेदारी ये थी कि बर्फ हटाना। हाँ, वो नहीं हटाई बर्फ जब आपने सड़क साफ नहीं की, जी बुनियादी नुक्ता तो यही है ना, तो वो नहीं थी और वो जिम्मेदारी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। जब सड़क पर बर्फ जम गई जी उसके बाद ना आपकी गाड़ी मूव कर सकती है, शामी साहब बर्फ हटाई जा सकती है। गाड़ी चल रही थी, पुर्जा खराब हुआ कि बर्फ वहां पे जम गई, अब वो पुर्जा हटाना था, ड्राइवर बिल्कुल नाहल थे, नकम्मे पाए गए, वो एक्शन नहीं ले सके, ड्राइविंग नहीं सही कर सके, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वहां पर तबाह हुआ। गाड़ी का मालिक उसकी जिम्मेदारी नहीं, गाड़ी के मालिक को भी पकड़ना चाहिए, गाड़ी के बनाने वाले को भी पकड़ना चाहिए, जिसने पेट्रोल डाला उसको भी पकड़ना चाहिए, पेट्रोल पंप वाले को भी पकड़े। यार क्या बातें कर रहे हैं। जुमला सुनिए ना, मैं तो अब सर एक जुमला सुनिए। महकमे मौसमियात ने दिसंबर के आखिर में, जनवरी के पहले 2 दिनों में, 5 जनवरी को इस वाक़े से एक रोज़ पहले 3 मुसलसल प्रेस रिलीजेस में उन्होंने दुहाई दे रखी थी कि इस इलाके में बर्फ़बारी, तेज़ तूफ़ान, ये मसाइल हो सकते हैं और मुतल्लिका इदारों को बार बार इतनी बड़ी तंबीह लिख के लगाई हुई थी कि वो हरकत में आएँ और बर वक्त सूरत हाल का एंटिसिपेट करें। अगर सिर्फ सड़क साफ होती, मैं वही बर्फ ना जमने पाती तो कुछ भी नहीं हालात, तो ये कुछ हालात नहीं। अगर पे हम क्यों रहे, जबकि महकमे मौसमियात लिख रहा है कि यहाँ शदीद बर्फबारी हो सकती है। मसला तो यही है ना, एक पुर्जा जब काम करना छोड़ देगा पूरी मशीनरी जाम हो जाएगी। सर वो पुर्जे को चलाने वाले ये लिखते हैं ना, और सीएम ऑफिस सेल बनाया गया, क्या करेंगे फिर आप? शहबाज शरीफ के दौर में बकायदा। नहीं, आप मुझे बताइए आपका कलेजा कैसे ठंडा होगा ये बताइए। कलेजा बिल्कुल ठंडा सर। आप पुर्जे की गाड़ी की बात सर, एक सेकंड ठहरिए सर। पुर्जों को असेंबल करने वाला भी कोई शख्स होता है ना, उसको पकड़े, असेंबल करता है ना सर, फिर गाड़ी चलती है। यानी जो कार बनाने वाला उसको पकड़ ले, नहीं जो पुर्जा असेंबल करता है, उसको पकड़ ले, गाड़ी चलाने का जिम्मेदार, जिसने पेट्रोल डलवाया उसको पकड़ ले। तो किसी शख्स, यानी आप चाहते हैं, सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर को पकड़ ले। चले, हमारी क्या मजाल, क्या चाहते, हमारी क्या वजीर आजम को चाहते, हम हमारी मजाल है। आप जरा सर नंबर 1 वज़ीर आला है वो, आप जरा इरशाद फरमा दें। चारों वज़ीर आला में नंबर 1 उस्मान बुज़दार साहब, मेरी क्या जुर्रत है मैं कहूं, ताकि उसके मुताबिक पे कार्रवाई करके। मैं तो आपकी खिदमत में और हसन खावर साहब की खिदमत में 2 ही सवाल रख रहा हूं बार बार। क्या महकमा मौसमियात ने 3 प्रेस रिलीजेज में बताया शदीद बर्फबारी होगी,
ये बताया कि मुतल्लिका इदारे हरकत में आए ताकि किसी नाखुशगवार सूरत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद मॉनिटरिंग सेल जो सीएम हाउस का है, चीफ सेक्रेटरी है या दीगर मुतल्लिका वज़रा हैं, वो कहाँ थे, क्या कह रहे थे? जब से हजरत इंसान इस दुनिया में आए हैं उनसे गलतियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, गुनाह भी सरजद होते हैं, जुर्म भी होते हैं, एरर ऑफ जजमेंट भी होती है, गफलत भी होती है, कोताही भी होती है, दानिस्ता भी होती है, नादानिस्ता भी होती है। एरर ऑफ जजमेंट पे इमरान खान साहब क्या फरमाया करते? सजा भी मिलती है, मगर यह नहीं हो सकता कि आप यहां गुफ्तगू कर रहे हो और सजा मुझे मिल जाए। बिल्कुल भी नहीं। बस इमरान तवाज़ुन रखें। एरर ऑफ जजमेंट पे इमरान खान साहब कौन को क्या बताते हैं? इंसाफ जो है ना, इंसाफ तवाज़ुन का। वो एक कोरिया की कश्ती का वाकया सुनाते थे कि वो उल्टी थी, वो डूब गई थी, तो फिर वजीर आजम ने इस्तीफा दिया कि ये मेरी गफलत सुना है। दें आप उनको। नहीं, मैं क्यों सुनाऊं? मांग ले उनसे इस्तीफा। मैं क्यों मांगू सर? आज तक दिया किसी ने? हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है कि उनसे मुतालबा कर सकें। खून की नदियां बह गई, लोग मारे गए, कत्ल हो गए, सड़कों पे दिन दिहाड़े गोलियां चला दी गई। साहिवाल का सानेहा हो गया, कराची का सानेहा हुआ, कसूर का हुआ। हमने क्या कुछ नहीं देखा? इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता है, मगर देख रहा हूं। अब सर दो चार और मौजूद रह गए थे, लेकिन हसन आपका शुक्रिया, आमिर आपका बहुत शुक्रिया। सर जाने से पहले पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तकर्री की आज मंजूरी दे दी है। फारूक एच नायक साहब की सरबराही में इस कमेटी का आज इजलास हुआ था इन कैमरा, और पहले जुडिशल कमीशन ने सिफारिश की थी, तो आज हतमी तौर पर बड़ी अच्छी बात हुई है। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं पहली खातून जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, और पहली खातून चीफ जस्टिस भी होंगे इंशाअल्लाह। और 2030 के बाद जब उनकी बारी आएगी, मैं इंडिया को देख रहा था तो इंडिया में 33 जज है सुप्रीम कोर्ट के। हमारे यहाँ 17 है। हमारे यहाँ 17 है। आबादी तो हमारी उनसे कोई 5 या 6 गुना कम है, मगर जज माशाल्लाह आधे हैं, और उसमें 4 खातून जज हैं, 4। तो पाकिस्तान में पहली, वहाँ 89 में पहली खातून जज का तकर्रुर हुआ था इंडिया में, फातिमा बीवी के नाम से। तो बहरहाल ख्वातीन को ये मौका मिलना चाहिए, और ख्वातीन जो हैं वो उनकी फ़िक़ही बसीरत बहुत होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जो अहादीस मरवी हैं, फिर जी उनकी फ़क़ीहाना जो उनके अंदर खूबू थी, वो हम उसको आज भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। चलें, ये तो फ़ख्र की बात और तारीख रकम हुई है, उनको मुबारकबाद। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, और मज़ीद ख़वातीन जो हैं लायक ख़वातीन वो एलिवेट हों, जुडिशरी में आएँ और इंसाफ जो है उसको उसकी फरहमी में अपना रोल अदा करें। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।